नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पावर प्लांट्स पर हमले पर ईरान की सख्त चेतावनी। ईरान बोला हमले हुए तो खाड़ी में तबाही होगी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दी है कि उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वह कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर अमेरिका और इसराइल ने देश के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो वह खाड़ी क्षेत्र के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह नष्ट कर देंगे जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकेगा। गालिबाफ ने लिखा कि हमारे पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और तेल की सुविधाओं को वैध निशाना माना जाएगा। साथ ही स्पीकर ने यह भी चेतावनी दी कि उनकी जवाबी कार्रवाई से तेल की कीमत लंबे समय तक बढ़ी हुई रहेगी। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगी। इसराइल ने लेबनान के लिए सेना को दिया बड़ा आदेश। लितानी नदी के पुल तोड़ने का निर्देश। ब्रिटेन के मंत्री का दावा, ईरान से यूरोप को खतरा नहीं, पानी और ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ भारी नुकसान। ईरान। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया है कि लेबनान के फ्रंटलाइन गांवों में घरों को तेजी से गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बीबीसी फारसी के मुताबिक काट्स ने रविवार को अपने दफ्तर से जारी बयान में कहा कि यह कदम इस्राएली इलाकों पर खतरे खत्म करने के लिए उठाया गया। बयान के मुताबिक सेना को तुरंत लेबनान की लितानी नदी पर बने सभी पुलों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। काट्स ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया कि यह इलाका आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच इसराइल ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के हमले में हिजबुल्लाह के 9 सदस्यों को मार दिया। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री स्टीव रीड ने रविवार को कहा कि ऐसा कोई आकलन नहीं है जो इस दावे का समर्थन करता हो कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से यूरोप पर हमला करने की योजना बना रहा है या उसके पास ऐसा करने की क्षमता भी है। दरअसल शनिवार को इस्राइल रक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं, जिसके बाद स्टीव रीड ने बीबीसी से कहा कि जो बातें कही जा रही हैं उन्हें सही साबित करने वाला कोई आकलन मौजूद नहीं है। मुझे ऐसे किसी भी आकलन की जानकारी नहीं है कि वे यूरोप को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर यह तो दूर की बात है कि अगर वे कोशिश करें तो ऐसा कर भी पाएंगे। ईरान के ऊर्जा मंत्री ने रविवार को बताया कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के कारण ईरान के जरूरी पानी और ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस्ना न्यूज एजेंसी के अनुसार ऊर्जा मंत्री अब्बास अली बादी ने कहा कि अमेरिका और ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए आतंकवादी और साइबर हमलों के बाद देश के जरूरी पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इन हमलों में पानी पहुंचाने और उसे साफ करने वाली दर्जनों जगहों को निशाना बनाया गया और पानी सप्लाई करने वाले जरूरी नेटवर्क के कुछ हिस्से तबाह हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि इस नुकसान की मरम्मत के लिए काम चल रहा है। पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी की अहम बैठक। पेट्रोलियम बिजली सप्लाई पर सरकार की समीक्षा। मंगलुरु पहुंचा रूसी तेल। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा करना और उनका जायजा लेना है। उन्होंने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लॉजिस्टिक्स और कुशल वितरण सुनिश्चित करना है और सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखना सरकार का मुख्य फोकस है। रूस से आया कच्चे तेल का जहाज एक्वा टाइटन करीब 1.1 लाख टन यानी 7.7 लाख बैरल तेल लेकर मंगलुरु पहुंचा और रविवार को एमआरपीएल के लिए तेल उतारना शुरू कर दिया। यह जहाज पहले चीन जा रहा था लेकिन बाद में अपना रास्ता बदलकर भारत आ गया। यह शनिवार रात तन्नीर भावी तट के पास एसपीएम पर लंगर डाले हुए था। वहीं एलपीजी लेकर आया पाइक्सिस पायनियर जहाज भी रविवार सुबह न्यू मंगलुरु पोर्ट के बर्थ नंबर 13 पर पहुंचा और एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए 16,714 टन माल उतारना शुरू किया। यह जहाज अमेरिका के टेक्सास से रवाना हुआ था। न्यू मंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी ने 31 मार्च 2026 तक कच्चे तेल और एलपीजी की हैंडलिंग पर कार्गो चार्ज माफ करने का फैसला किया है ताकि बंदरगाह पर माल की आवाजाही और व्यापार को बढ़ाया जा सके। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच कतर का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर देश के समुद्री क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार सुबह कतर ने कहा था कि हेलीकॉप्टर रूटीन ड्यूटी पर था और उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। कतर के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए लिखा कि खोज अभियान में 7 में से 6 लोगों को तलाश लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि कैप्टन सईद नासिर सामेक की तलाश अभी जारी है। वो कतर के सशस्त्र बल से जुड़े हैं। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में ईरान के हमलों से कतर प्रभावित हुआ है और पिछले हफ्ते ईरान ने कतर की मुख्य गैस संयंत्र को निशाना बनाया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ईरान युद्ध से कोई संबंध है या नहीं। ईरान का दावा F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया। G7 देशों के बयान पर ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया। हमसे संयम बरतने की अपील करना गलत। ईरान से जुड़े सरकारी मीडिया ने बताया है कि होर्मुज द्वीप के पास एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार देश के संयुक्त वायु रक्षा मुख्यालय ने कहा कि दक्षिणी तटीय आसमान में जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणालियों द्वारा एक दुश्मन F-15 को रोका गया और निशाना बनाया गया। ईरान के प्रेस टीवी ने भी इस घटना की रिपोर्ट की और एक वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया कि उसमें विमान को मार गिराए जाने का दृश्य दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच G7 देशों के बयान पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टोक्यो स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि G7 ने ईरान की आलोचना की, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों की निंदा नहीं की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने सवाल उठाया कि क्या ये देश बताएंगे कि किन अमेरिकी ठिकानों से हमले किए जा रहे हैं और किन हवाई रास्तों से टैंकर विमानों के जरिए लड़ाकू विमानों को ईंधन दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले G7 देशों, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत अन्य ने ईरान पर उसके सहयोगियों के अनुचित हमलों की निंदा की थी और अपने साझेदार देशों के समर्थन की बात कही थी। ईरान ने इस बयान को पक्षपाती बताते हुए कहा कि इसमें नागरिकों पर हमलों और कथित युद्ध अपराधों पर चुप्पी साधी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान से संयम बरतने की अपील करने का कोई मतलब नहीं है। ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल पाकेई ने तर्क दिया कि जिस देश पर हमला हुआ हो उससे ऐसी अपेक्षा करना अनुचित है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन देशों ने हमला करके दुश्मनी की शुरुआत की है उसे रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। डिएगो गार्सिया पर ईरान का नाकाम मिसाइल हमला, लेकिन ईरान की मारक क्षमता से बढ़ी चिंता। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिससे उसकी सैन्य क्षमता को लेकर नए सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन वे लक्ष्य को भेदने में नाकाम रहीं। माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब इतने दूर स्थित इस रणनीतिक अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद ब्रिटेन ने इलाके में अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता पहले के दावों से अधिक हो सकती है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरान के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें नहीं हैं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकें। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं और तनाव को और बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की जांच और अकादमिक शोधकर्ताओं के विश्लेषण में सामने आया है कि 9 मार्च को बहरीन में हुए धमाके में संभवतः अमेरिका द्वारा संचालित पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल शामिल थी। इस घटना में बच्चों सहित 32 लोग घायल हुए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। पहले बहरीन और अमेरिका ने इसे ईरानी ड्रोन हमला बताया था, लेकिन बाद में बहरीन ने स्वीकार किया कि मिसाइल ने हवा में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि यह विस्फोट मिसाइल के हवा में फटने से भी हो सकता है। यह घटना सितरा द्वीप के महाजा इलाके में हुई, जहां एक तेल रिफाइनरी भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि महंगी मिसाइलों से ड्रोन रोकने की रणनीति जोखिम भरी साबित हो रही है। वहीं उस रात बहरीन की एयर डिफेंस प्रणाली रिफाइनरी पर हमले को नहीं रोक पाई। क्यूबा में फिर ब्लैकआउट, करोड़ों लोग प्रभावित। बिजली संकट से क्यूबा में बढ़ा जन आक्रोश। क्यूबा में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार राष्ट्रीय बिजली ग्रिड ठप हो गया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों और कारोबारों की बिजली कट गई। क्यूबा ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि नेशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है और उसे ठीक करने का काम जारी है। ग्रिड ऑपरेटर जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल और पानी की सप्लाई को पहले बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इस देश में इस महीने 3 बड़े ब्लैकआउट हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईंधन पर लगाई गई रोक के कारण विदेशी तेल का आयात बंद हो गया है, जो बिजली घरों को चलाने के लिए जरूरी है। लगातार बिजली संकट से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
राजधानी हवाना समेत कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किए। इस बीच मोरोन शहर में कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर पर हमला और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं, जबकि क्यूबा में बिना इजाजत के प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। केसी त्यागी आरएलडी में शामिल, बोले आरएलडी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया। केसी त्यागी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में आरएलडी में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरएलडी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। दोनों के आदर्श चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश कुमार और चौधरी अजीत सिंह मिलकर एक पार्टी बनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएलडी से ही की थी। हम चौधरी चरण सिंह का बचा हुआ सपना पूरा करेंगे। भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि नहीं, मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा केंद्रों पर हमला होता है तो देश की सेना अमेरिका से जुड़ी एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाएगी। ईरान की खातम अल अनबिया केंद्रीय कमान के प्रवक्ता इब्राहिम सोल फाखरी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जुड़े मीठे पानी वाले प्लांट और आईटी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला करेगा। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने यह बात ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए कही और कहा कि कार्रवाई सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का मुख्य रास्ता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.